Good morning, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Pastorologist in the Modern World is in process. Today, I am going to teach you how did Maasai lose their grazing land. माशाई लोग अपने ग्रेजिंग लैंड को कैसे खो दिए. द Maasai lost their grazing lands due to the following reason. Large area of grazing land were also turned into game reserve where pastorologists were not allowed to enter. This lack of good grazing lands and a 2-year drought led to losses of almost 60% cattle belonging to the Maasai tribes. मतलब मसई के जो मसाई कास्ट के लोग थे उनमें एक विकट समस्या आ गई और ये जो ग्रेजिंग लैंड थे उनकी संख्या दिन पर दिन घटती गई. इसका रीज़न था ये कि मसाई लैंड का जो क्षेत्र उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक था उस पर 19वीं सदी के अंत तक यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ ने अफ्रीका पर अपना कब्जा कर लिया और इस कारण 1885 ईस्वी में ब्रिटिश कीनिया तथा जर्मन तंगानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींची गई तथा मसाई लैंड को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया. कुछ समय बाद सरकार ने गोरों को बसाने के उद्देश्य से उत्तम चरगाहों को अपने कब्जे में ले लिया और औपनिवेशिक कॉलोनियल रूल्स के समय जितनी ज़मीन भी थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया और उन्हें सूखे क्षेत्रों में समेट दिया गया. ये आप फिगर देख रहे हैं पेस्टोलॉजिस्ट कम्युनिस्ट इन अफ्रीका. ये अफ्रीका के जो चारगवाह समुदाय हैं जैसे आपके हो गए बर्बर्स, फिर आपके बेउदुइन, बेजा, कंबाजी, फिर आपके डानाकिल, सोमाली, हरेरी, तंजाना, जूलू, नामा, मूर्स, बर्बर्स. ये अफ्रीका के मतलब अफ्रीका में 50% लोग पेस्ट्रोल कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम पड़ती गई. और ये जो आप जो नीचे फिगर देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में ये कीनिया और तंजानिया में मसाई का क्षेत्र को शो कर रहा है. तो कैसे कैसे इनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी कैसे कम हुई, जो जैसा कि मैं बताया कॉलोनियल रूल के दौरान कई तरह के इन पे प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, इनसे ज़मीन छीन ली गई और इनकी संख्या जो है ग्रेजिंग लैंड धीरे धीरे कम होती गई. उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग है नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड. मतलब सब जगह एक जैसा प्रभाव नहीं था. इसमें आप फिगर देख रहे हैं ये मसाई सोसाइटी के लोग हैं. इन मसाई लैंड एल्सवेयर अफ्रीका नॉट ऑल पेस्टोलॉजिस्ट इक्वली अफेक्टेड by the change in the colonial period. In pre-colonial times, elder and the warriors were the two major social categories in Maasai society. The Maasai elder was the dominating figure in the ruling in the order to settle dispute, decide the affairs of the community. जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो औपनिवेशिक सरकार की शासन विधि थी उसमें अफ्रीका के अन्य स्थानों की भांति मसाई लैंड भी हुए परिवर्तन कर दिया गया और वरिष्ठ जो थे एल्डर्स थे और वेरियस में विभक्त हो गया. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कुछ वेरियर्स से कुछ उसको अलग अलग किया गया है. फिर ये आपका दूसरा फिगर देख रहे हैं इसमें आपको दिखाया गया है मसाई वेरियर्स. द मसाई वेरियर्स लाइक टू वियर ट्रेडिशनल डीप रेड्स सुखास ब्राइटली बेडेड मसाई ज्वेलरी. दे कैरिड विद द then 5 foot street spear. They dressed their hair in the integrated plaits and the colored them to red orchard. ये आपके मसाई वेरियर्स दिखाई दे रहे हैं आपको जो जिनका मुख्य कार्य युद्ध लड़ना था और अपने कबीलों की सुरक्षा करना होता था. फिर ये तीसरा फिगर आप देखेंगे
जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है मसाई एल्डर्स, द chief appointment by the colonial government gathered wealth to the time with their regular income. They were able to buy animals, good and land. They started making profit by lending money to poor neighbors as they needed cash to pay taxes. Many of them started living in the towns and engaged themselves in the trading activities. Their wives and the children stay back in the village in order to look after the livestock. The chief were not affected much the destruction of war and drought. They finally strong they could not animals in case their stock were precious because they were lucky enough have to pastoral and non-pastoral income. और इसमें दिखाया जा रहा है जो योद्धा लाल रंग के, इस फिगर में देखिए जो योद्धा लाल रंग के शंखा और चमकदार मोतियों के आभूषण पहने थे वो स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं और बारीकी से सवारे हुए उनके बाल घेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सामान देखने के लिए वे पूर्व की ओर मुँह करके खड़े होते हैं और योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा को लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। और इसके बाद इसमें जो देख रहे हैं मसाई एल्डर्स को आज भी योद्धा बनने के लिए जो युवक हैं वो अनुशान गुजरना पड़ता है। हालांकि अभी यह प्रथा पहले जैसे प्रचलित नहीं है। और इनकी जो ये मसाई एल्डर्स लोग हैं जो केवल मवेशियों के भरोसे जीवन यापन करने वाले चरगाहों की स्थिति क्यों गंभीर थी और उन्हीं के सहारे ये अपना जीवन यापन करते थे। फिर आपका लिस्ट में है similarities as the exploitation of the Indian pastoralists and the Masai elders. The two main similarity in the exploitation of the Indian pastoralists and the Masai elders were as under. पहला है लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, मतलब ये इंडियन के लिए भी है अफ्रीकन के लिए भी है। बोथ द इंडियन pastoralists and the Masai herders had to suffer the loss of grazing land. In India, the colonial rule gave the pasture land to elect individual order to expand agriculture. Similarly, the Masai in Africa had to lose over 60% of their pasture, and during the colonial period, the Masai land was not only taken over by the white settlers, but it was also handed over the local peasant community in the order of expand cultivation. तो इसमें कह रहा है पहले जो हेडिंग है लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ये इंडिया के लिए भी, इंडिया पेस्टॉर्च के लिए भी और अफ्रीकन पेस्टॉर्च के लिए भी, दोनों के लिए एक ही रूल होता है। क्योंकि इनकी ग्रेजिंग लैंड जो है इनसे छीन ली जाती है, उस पर कई तरह के टैक्स से इन पे थोप दिया जाता है और इसके साथ साथ कई तरह के बैन लगा दिए जाते हैं, तो जिससे इनकी जो ग्रेजिंग लैंड है कम हो जाती है, उस पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, ये अपने पशुओं को चरा नहीं पाते हैं और उनसे उनका दूध नहीं निकाल पाते हैं, उनको उनकी मांस नहीं बेच पाते हैं, उनके बहुत सारे इन पर बैन लग जाता है, जिससे इनकी ग्रेजिंग लैंड और इनकी जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और ये अपने जो पूर्वज के व्यवसाय थे, जो इनके शुरू के व्यवसाय थे, इनको पशु को चराना, पशु को खिलाना, पशु का मांस बेचना, पशु का दूध बेचना, ये धीरे धीरे उनके तरफ से ये हटने को मजदूरी करने पे विवश हो जाते हैं। फिर सेकंड है बैन ऑन पेस्टोरल एक्टिविटीज़। बोथ इन इंडियन एंड अफ्रीका द फॉरेस्ट लैंड वेयर रिजर्व एट द पेस्टोरल एक्टिविटीज़ वेयर कम्प्लीटली बैंडेड इन द एरिया। The pastoralists were not allowed enter and graze their herds in the reserve land. और दोनों पे बैन लगा दिया जाता है, अफ्रीका पे भी इंडिया पे भी, और ये पेस्टोरल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं और ये इनको अलाउ नहीं किया जाता है कि ये अपने फील्ड में जाके या खेतों में जाके या जंगलों में जाके खेती कर सकें। Thus the change of occurring in the modern world have affected the pastoral community various way. Introduction of a new law and the creation of new border have affected the pattern of their movement. Certainly, a large number of the restrictions have been imposed on the mobility. Hence, the pastoralists find it difficult to move to such pastoral lands are disappearing rapidly, causing the serious problem of grazing. Continued grazing in the same area has resulted is the degradation of land and imprisonment of the pastoral communities. जो पेस्टोरल कम्युनिटी है उन पे लैंड इनका धीरे धीरे कम होता जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, घटता जाता है
और इनको मजबूरन होके उनसे पेस्टोलॉजिस्ट एक्टिविटीज़ से हटना पड़ता है और उनको दूसरा व्यवसाय चुनने पर विवश होना पड़ता है। However, the pathologists have adapted themselves to the change the circumstance, the change the path of their annual movement, reduce their cattle number of extra political pressure the government, and procedure not in any way in the output of the people in the past day. They should not be considered the realize the past. They are the part of the modern society. In fact, as the environment and economics have conclude pastology is a form of life perfectly suited the hilly and the dry region. It helps the maintaining proper balance and harmony in the nature. और इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विश्व में आए परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर चरवाहे समुदाय में भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े और नए नए कानूनों एवं सीमाओं के निर्धारण में चरवाहों का जो फॉरेस्ट में स्वतंत्रता रहता है, जंगलों में जो स्वतंत्रता पूर्वक आगमन बाधित हो गया, इसके लिए वो अतिरिक्त उनके उत्तम चरवाहों की खेती ज़मीनों में परिवर्तन किया जाने लगा और जो चरगाहें शेष बचे हुए थे उन पर भी अत्यधिक दबाव पड़ने लगा। इस कारण वे भी अब बेकार होते जा गए और जिस कारण जानवरों को चराना बहुत मुश्किल होता गया और सूखे के समय चरवाहे जो हैं पेस्टोलॉजिस्ट जो हैं उन पर प्रतिबंध लग जाने के कारण वे दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंत में सूखे के दिनों में इनके मवेशी भूखमरी और बीमारी से मरने लगे। और इन सब के बावजूद चरवाहों ने अपने जीवन में आए परिवर्तनों को स्वीकार करके अपने आप को सभी परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया और उन्होंने अपनी वार्षिक आवाजाही का मार्ग परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार चरवाहे जो हैं और वर्तमान की दुनिया में इसके लिए विशेष स्थान अनेक पर्यावरणीय और शास्त्रियों के मतानुसार घुमांतु चरवाहे की जीवन शैली विश्व के विभिन्न पहाड़ी और सूखे क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु इनका शारीरिक ह्रास हुआ और ये अपने जो इनका पेस्टोलॉजिस्ट जीवन था वो उसके उधर से ये भटकते हुए दूसरे कार्यों में लगने लगे। सॉरी। तो आपका ये लास्ट टॉपिक था पेस्टोलॉजी इन द मॉडर्न वर्ल्ड का, लॉस ऑफ ग्रेजिंग लैंड एंड बैन ऑफ द पेस्टोलॉजी एक्टिविटीज। ये लेसन आपका यहीं आज समाप्त होता है और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ाया जाएगा।